नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर की जमीनी हकीकत, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता बताएंगे आपको क्या है इन खबरों के मायने। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आइए आपको दिखाते हैं कि आज की तमाम जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है वो क्या रही है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबर है जो लगातार आज सुर्खियां बनी है और काफी बड़ी रही है। वो टॉप 10 न्यूज आपके सामने है। पहली खबर की बात करें तो बाबरी बनाम भगवत गीता, गरमाई बंगाल की राजनीति। क्या है इस खबर के मायने, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, हुमायूं कबीर का दाव, फ्रेंडली या फ्रंटलाइन फाइट, क्या कुछ हो रहा है और इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, यह हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर की बात करें तो बंगाल की है, जहां पर बंगाल की वीरान गांव दस्तावेज क्या छुपाते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा और अहम सवाल है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ उसमें ताजा अपडेट निकलकर सामने आई है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। चौथी खबर, एलएसी पर ऑपरेशनल रेडीनेस कैसे बढ़ी है, यह हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा पांचवी खबर का रुख करें तो इंडिगो संकट जारी है और हजारों यात्री अभी तक हलकान होते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या बड़े स्टेप्स उठाए गए हैं, तमाम अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हुई हम आपको देंगे। छठी खबर का रुख करते हैं, बालाघाट दस्ते का ऐतिहासिक सरेंडर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या है वो हम आपको बताएंगे और कैसे नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा रही है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। सातवीं खबर का रुख करें, गोवा अग्निकांड की बात करते हैं। मालिक पर एफआईआर, मैनेजर गिरफ्तार हुआ है और इस खबर की जमीनी हकीकत क्या कहती है, यह हम आपको बताएंगे। आठवीं खबर का रुख करें तो पाकिस्तान मामले पर यूएस में तकरार साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में इंटरनेशनल फोरम पर और क्या कुछ हो सकता है, यह हम आपको बताएंगे। नवीं खबर का रुख करें, सूडान में नरसंहार का साया साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, यह हम आपको बताएंगे। 10वीं और सबसे अहम खबर, चीन ने किया है जापानी फाइटर जेट को रडार लॉक, क्या होता है यह हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की और तमाम अहम खबरों पर डालते हैं अपनी पैनी नजर। पश्चिम बंगाल की सियासत अब दो खेमे में बटा हुआ है। एक तरफ गीता की श्लोकों की गूंज और दूसरी तरफ आक्रांता बावर के नाम पर मस्जिद की नींव। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जहां कभी राजनीतिक नारों की गूंज उठती थी, वहां आज लाखों लोग एक साथ गीता के अध्याय उच्चारित करते हुए सनातन की विरासत को जीवंत कर रहे थे। भव्य सामूहिक गीता पाठ में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना की एकजुटता की गूंज भी सुनाई दी। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। लेकिन बंगाल की सांस्कृतिक एकता के ठीक उलट मुर्शिदाबाद से आई तस्वीरों ने देश की राजनीति में आग लगा दी, जहां शनिवार को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का दावा किया गया। लोग ईंट लेकर पहुंचे, नारे लगे और बाबरी नाम पर एक नई शुरुआत की घोषणा की गई। और इससे पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके थे। एक तरफ गीता का संदेश, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका इतिहास संघर्ष है, विवाद है और जो इस भूमि का था ही नहीं। वहीं भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण प्रधान राजनीति ने पश्चिम बंगाल को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां हुमायूं कबीर जैसे टीएमसी विधायक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। एक ही प्रदेश, दो तस्वीर और दो संदेश। पश्चिम बंगाल की जनता को फैसला करना होगा आगे जाके बंगाल की सियासत की दिशा क्या होने वाला है। तस्वीरें देखिए, तस्वीर में आप ये खामोशी देखिए। ये दरवाजे, ये ताले, ये बंद नहीं है, ये बोल रहे हैं। एक पूरा गांव, सैकड़ों घर और लोग ऐसे गायब हुए कि मानो रातों रात किसी ने डिलीट कर दिया हो। पश्चिम बंगाल की मध्यमग्राम के माठपाड़ा में एसआईआर की जांच शुरू हुई और पूरा इलाका खाली।
ये सिर्फ एक सन्नाटा नहीं है, ये एक सिस्टम शॉक की कहानी है। उत्तर 24 परगना का ये इलाका कभी चहल पहल से भरा था, लेकिन अब सिर्फ वीरानगी। मध्यमग्राम नगर पालिका का वार्ड 3, जहां कुछ वक्त पहले तक सैकड़ों परिवार थे, आज गोस्ट टाउन बन चुका है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बीच पूरा माथपारा गांव अचानक खाली हो गया। न कोई अफसर पहुंचा, न कोई नोटिस लगा, बस एक रात और पूरा मोहल्ला हवा हो गया। स्थानीय लोगों के दावे और चर्चाएं कई किस्म की हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में इलाके में बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए और बस गए। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इनमें से कई लोग पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए बताए जाते हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इन दावों के मुताबिक राज्य की ममता बनर्जी सरकार इन घुसपैठियों को राज्य की लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लाभ भी दे रही थी। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपए दिए जाते हैं। और अब बड़ा सवाल, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि सैकड़ों लोग एक साथ एक ही रात में गायब हो गए? क्या दस्तावेज जांच का डर था? क्या कोई कार्रवाई की भनक किसी को पहले लग गई, या फिर कोई किसी बड़े नेटवर्क मूवमेंट का ये हिस्सा थे? इन गलियों में आज जो बचा है वो सिर्फ खामोशी नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी है। दस्तावेज, पहचान और सरकारी योजनाओं की राजनीति किस दिशा में जा सकती है? माथपारा इसका जीता जागता उदाहरण है। ये घर जिनके थे वो कहां गए, क्यों गए और एक ही रात में कैसे गए? ये सवाल हवा में तैर रहे हैं और जवाब कहीं भी नहीं है। माठपारा की ये सन्नाटे बहुत कुछ कह रही है। क्या प्रशासन सुनेगा? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति इसका जवाब देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका सच कभी सामने आएगा? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उनके ही पुराने सहयोगी चुनौती पेश कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अब पश्चिम बंगाल में खुद को मुसलमानों का नेता घोषित कर दिया है। साथ ही ममता बनर्जी को ये चेतावनी भी दी है कि आने वाले चुनाव में हुमायूं कबीर के रहते टीएमसी को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर खींचतान बढ़ गई है। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो शक्ति प्रदर्शन को तैयार हैं। वो फरवरी में 1 लाख मुसलमानों के साथ कुरान ख्वानी कराने की तैयारी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के मजबूत नेता होने के दावों को भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के रहते ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत हुई। ममता बनर्जी के इतना करिश्मा है तो 78 क्यों हरा? 77 बीजेपी में जीता, भागोड़ में नौसाद जीता सेकुलर फ्रंट के लिए। तो 78 प्रार्थी उम्मीदवार तो वो ममता बनर्जी को खिलाफ गया। समय अगले दिन दिखाएंगे बंगाल का मुस्लिम जनता किसका पास है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले हुमायूं कबीर ने खुद को ओवैसी की तरह ही मुसलमानों का बड़ा नेता भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जो काम हैदराबाद में ओवैसी कर रहे हैं वही काम वो बंगाल में करेंगे। हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है, बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। ओवैसी साहब को साथ नहीं, यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। हुमायूं कबीर ने बंगाल में SIR का विरोध करने पर भी ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया भी नहीं है। हुमायूं कबीर ने ये भी दावा किया है कि वो अब देश में मुसलमानों की आवाज बनने के लिए तैयार है। एक तरफ वो ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में पैर पसारने की कोशिश कर रहे ओवैसी के लिए भी कहीं न कहीं एक दिक्कत जरूर पैदा कर दी है। हालांकि मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा ये चुनाव में ही पता चलेगा। लद्दाख के ऊंचाई वाले ठंडे और चुनौतीपूर्ण इलाके में आज एक नए युग की शुरुआत हुई जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किए और इनमें सबसे अहम रही रणनीतिक महत्व वाली शोक टनल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से एक साथ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए प्रोजेक्ट्स राष्ट्र को समर्पित किए। ये परियोजनाएं 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, जम्मू कश्मीर और 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में फैली हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि सड़क, सैटेलाइट सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। देश को समर्पित की गई परियोजनाओं में दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर रणनीतिक शोक सुरंग बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूर दराज के गांवों और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेपसांग डीबीओ के महत्वपूर्ण अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। शोक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेपसांग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार और लॉजिस्टिक मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील एलएसी क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी। साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दूरदर्शिता से हमारी सीमाएं न केवल मजबूत हुई हैं बल्कि और ज्यादा तैयार भी हुई हैं। और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और भी खबरें आपको दिखाएंगे। बात होगी इंडिगो के संकट की और किस तरह से जो यात्री हैं वो हलकान नजर आ रहे हैं। दिखाएंगे आपको सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रिपोर्टर 10 में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करेंगे इंडिगो फ्लाइट की। साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि इंडिगो की जो कार्यशैली रही है वो सवालों के घेरे में रही है और जिससे जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आए हैं। ऐसे में क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और क्या कुछ अब तक हुआ है, आइए जानते हैं उसकी जमीनी हकीकत इस रिपोर्ट के जरिए। की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला अभी भी जारी है।
पिछले 5 दिनों में हजारों यात्रियों ने अलग अलग एयरपोर्ट्स पर परेशानियां झेली हैं और अब तो पायलट्स ने ओपन लेटर लिखकर कंपनी के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठा दिया है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला 5वें दिन भी जारी रहा। देश भर में इंडिगो की 650 से ज्यादा उड़ानें रविवार दोपहर तक ही रद्द की गई। दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और मुंबई एयरपोर्ट से कई इंडिगो फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। इंडिगो संकट के चलते देश के कई एयरपोर्ट्स पर लोग कई दिनों से फंसे हुए हैं। हम लोगों ने 1 बजे टिकट ली और 1:30 को इन्होंने गोवा टू बैंगलोर का फ्लाइट कैंसिल कर दिया। जिनकी फ्लाइट कैंसिल है उन्हीं को अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हायर रेट्स चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने मुझे दिल्ली की फ्लाइट दी एंड दिल्ली टू ट्रिची फ्लाइट दी। दिल्ली तो मैं पहुंच गई बट दिल्ली से ट्रिची फ्लाइट कैंसिल हो गई और कंटिन्यूअसली सिर्फ कैंसिल ही हो रही है। इंडिगो एयरलाइंस संकट के बीच लोगों को पैसा रिफंड करने की डेडलाइन भी खत्म हो गई। डीजीसीए ने कंपनी को आदेश दिया है कि अगले 48 घंटे में लोगों का लगेज डिलीवर करें। इस बीच इंडिगो एयरलाइंस के पायलट्स ने ओपन लेटर में कहा कि उन्होंने कई बार कंपनी के अधिकारियों को संकट के प्रति चेतावनी दी थी। पायलटों ने आरोप लगाया कि कंपनी में बड़े पदों पर अयोग्य लोगों को रखा गया। इस लेटर में लिखा गया है कि कंपनी संसाधनों और मैन पावर की भारी कमी से जूझ रही है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अब जिसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि डीजीसीए कंपनी पर सख्त कार्रवाई कर सकता है और वहीं दूसरी ओर कंपनी ने यह दावा किया है कि अगले 3 दिनों में सारे ऑपरेशंस नॉर्मल कर दिए जाएंगे। जंगल का कानून, संगीनों की छाया और मौत की काली परछाइयां। जी हां, लेकिन अब हकीकत बदल रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 10 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कि 2 स्टेट लेवल जोनल कमांडर भी शामिल है। यह दिखाता है कि नक्सली अब जंगल राज से लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक ऐतिहासिक सफलता दर्ज की गई है। जिले के नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 हार्डकोर नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। इस घटनाक्रम को सुरक्षा एजेंसियां राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मान रही हैं। इन आत्मसमर्पण करने वालों में 77 लाख रुपए का इनामी शीर्ष नक्सली कबीर भी शामिल है। वो कान्हा भोरमदेव केबी डिवीजन का सक्रिय लीडर रहा है। कबीर पर एमएमसी जोन में कई गंभीर आपराधिक मामलों में कुल 77 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके साथ सरेंडर करने वालों में 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो वर्षों से जंगलों में रहकर सशस्त्र गतिविधियों में शामिल रहे। पिछले 10 वर्ष से सक्रिय ये डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक हॉक फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के अथक प्रयासों के बाद इन नक्सलियों ने बालाघाट के आईजी संजय सिंह के सामने समर्पण किया। सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश में एमएमसी जोन का केबी डिवीजन पूरी तरह समाप्त माना जा रहा है। आत्मसमर्पित 10 नक्सलियों में 4 महिला भी शामिल हैं। यह नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे और पिछले 10 सालों से इन्होंने वहां पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। इन नक्सलियों का आत्मसमर्पण दिखाता है कि हमारी फोर्सेस किस तरीके से तमाम इलाकों पर शिकंजा कसे हुए हैं और सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि अब नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या तो फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पतली गली, ताड़ के पत्ते, इन नियमों का उल्लंघन गोवा अग्निकांड के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कारण जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। शनिवार रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के 2 मालिक, प्रबंधक और आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि आग क्लब के अंदर हो रही आतिशबाजी के कारण लगी। इसकी पूरी इंक्वायरी मेरे मजिस्ट्रेट कर रहा है और उसका विद इन अ वीक रिपोर्ट आ जाएगा और इस बारे में आज ही कुछ लोगों को सस्पेंशन इशू हो जाएगा, क्योंकि सीएस और सीएस की पूरी टीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके पूरे रिपोर्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं पहुंचे। कंसेंट टू ऑपरेट देने वाला
उसके ऊपर स्टे देने वाले और उसको ट्रेड लाइसेंस देने वाले सभी ऑफिसर्स के इसमें कोई छूटने वाला नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई नेताओं ने घटना पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने पीएमआरएफ से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। मेडिकल स्टाफ appears to be conscious of their duties and they are doing their best. So we all have to pray to God. We pray that they will recover fast and get back to this. Such an unfortunate incident, not recurrent. फायर अधिकारी और चश्मदीदों के अनुसार वीकेंड में भारी भीड़, पतली गलियां और ताड़ के पत्तों का अस्थायी स्ट्रक्चर आग बुझाने में बाधक बना। नाइट क्लब में फायर सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन नियमों का उल्लंघन हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार नाइट क्लब के पास संचालन की जरूरी अनुमति भी नहीं थी। आरपोरा नाइट क्लब को आरपोरा पंचायत ने बंद करने के आदेश दे दिए थे। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने इस पर रोक लगा दी थी। गोवा नाइट क्लब हादसे में मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान और आतंक, यह रिश्ता जमाने से जगजाहिर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बड़ी संबंधों की गर्माहट ने अब अमेरिका के अंदर ही सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान पर नीतियों की कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप प्रशासन की पाकिस्तान नीति पर सीधी और कड़ी चोट की है। रूबिन का आरोप है कि पाकिस्तान की रिश्वत और चापलूसी ने भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और इसका प्रभाव आगे गंभीर हो सकता है। माइकल रूबिन के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नवनियुक्त CDF आसिम मुनीर की लॉबिंग और चापलूसी ने अमेरिका की रणनीतिक सोच को भ्रमित किया है। रूबिन ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दोबारा प्राथमिकता देना स्ट्रेटेजिक लॉजिक के विपरीत है। उनके अनुसार अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर घोषित करने पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आसिम मुनीर को लेकर यहाँ तक कहा, अगर मुनीर अमेरिका आए तो उन्हें सम्मानित करने के बजाय गिरफ्तार किया जाना चाहिए। Donald Trump is that crisis, and it's a crisis solely of America's own making. There is no strategic logic for the United States embracing Pakistan. It should not be a major non-NATO ally. It should be designated a state sponsor of terrorism, period. माइकल रूबिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे को भी ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक कमजोरी का परिणाम बताया। फिलहाल भारत अमेरिका संबंधों की दिशा को लेकर एक और बड़ा संकेत सामने आ रहा है। अमेरिकी उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी व्यापारिक दल अगले सप्ताह भारत आ रहा है। इस दौरे का लक्ष्य है दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक मतभेदों को दूर करना और लंबित समझौते को अंतिम रूप देना। एक और पुतिन का भारत दौरा, दूसरी ओर भारत अमेरिका व्यापारिक समझौतों की तेज प्रगति और इनके बीच माइकल रूबिन की यह आलोचना, संकेत साफ है, दक्षिण एशिया के डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड पर बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं। तो देखा आपने ये तमाम अहम खबरें। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सूडान में किस तरह से अटैक हुआ है, क्या इस अटैक के मायने हैं और आखिर क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना है। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए लिस्टें बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको सूडान की खबर दिखाते हैं। दरअसल सूडान में इस वक्त अगर बताएं तो हालात यहां पर काफी दयनीय बने हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो अटैक हुआ है वो ड्रोन से हुआ है और इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और क्या कुछ अब तक हुआ है, तमाम अपडेट आपके जरिए आपको साझा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सूडान में ऐसी स्थिति क्यों बनी है। चलिए रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का और आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। के नियंत्रण में सीमित हथियार सूडान में अब सिर्फ सत्ता दांव पर नहीं है, दांव पर हैं लोगों की सांसें। कभी देश के तख्तापलट में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सेना प्रमुख बुरहान और आरएसएफ चीफ मोहम्मद दागलो आज मौत के सौदागर बन चुके हैं। उनकी जिद, उनकी सत्ता की भूख सूडान को हर बीतते दिन के साथ एक जिंदार नर्क में बदल रही है। 3 साल से जल रहा अफ्रीका का दिल सूडान, 2 वर्दियों की लड़ाई और आम जनता का खौफनाक कत्लेआम। कोर्दोफान राज्य कलोगी शहर, जहां आरएसएफ ने लगातार ड्रोन बरसाकर मौत का तूफान खड़ा कर दिया। सबसे पहले निशाना किंडरगार्टन स्कूल, 50 शव, 33 मासूम बच्चे, जिन्हें समझ भी नहीं थी कि युद्ध क्या होता है। और वहीं बचाने गई पैरामेडिकल टीम भी बख्शी नहीं गई। साफ संदेश, मानवता यहाँ दुश्मन नंबर 1 है। शहर की संचार लाइन कट गई, चिल्लाहटें दबी रह गईं और सेना समर्थित विदेश मंत्रालय ने मौत का आंकड़ा 79 बताया, जिसमें 43 बच्चे शामिल हैं। दुनिया सकते में है, ये कोई युद्ध नहीं, ये सीधे सीधे मासूमियत का कत्लेआम है। यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्टन येट ने कहा, स्कूल में बच्चों की हत्या अकल्पनीय, अस्वीकार्य और मानवता के खिलाफ अपराध। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चीख चीख कर कह रहे हैं, युद्ध रोकिए, राहत कार्य को रास्ता दीजिए। 2023 से चल रही ये सत्ता की जंग सूडान को मानचित्र पर एक जख्मी देश में बदल चुकी है। हजारों लाशें, 1 करोड़ 20 लाख लोग बेघर और 2 महत्वाकांक्षी जनरल अब भी सिर्फ कुर्सी को बचाने में जुटे हैं। 2 दोस्त जो कभी साथ तख्ता पलट करते थे, आज उनके हाथों पूरे सूडान का भविष्य तबाह हो रहा है। दागलो का पूरे देश पर नियंत्रण का सपना और बुरहान की आरएसएफ को सेना में मिलाने की जिद, इन 2 जनरलों की सनक ने नील नदी को खून से लाल कर दिया है। सूडान अब केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, यह 2 जनरलों की महत्वाकांक्षा से शुरू हुए नरसंहार का केंद्र बन चुका है। सूडान में अगर यह जंग जारी रहती है तो उसका भविष्य लाशों और आंसुओं में डूब जाएगा। चीन और जापान के बीच कई सप्ताह से जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जापान ने चीन पर उसके लड़ाकू विमान को रडार लॉक करने का आरोप लगाया है। जापान ने चीन की इस हरकत को खतरनाक बताया है। इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची के एक बयान के चलते दोनों देशों के बीच भारी तनाव देखने को मिला था। जापान और चीन के बीच चल रहे तनाव ने नया मोड़ ले लिया है। जापान ने चीन पर फायर कंट्रोल रडार के उपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। जापान का कहना है कि शनिवार को चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा के पास जापानी विमानों पर अपना रडार लॉक कर लिया था। रडार लॉक का मतलब होता है अपने रडार को किसी विमान या लक्ष्य पर इस तरह से केंद्रित करना कि वो उसकी सटीक स्थिति, गति और दिशा पर लगातार नजर रख सके।
जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य विमान ने शनिवार को 2 बार अलग अलग समय में जापानी F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। मंत्रालय के मुताबिक एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए और फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा किया गया। इस घटना को लेकर जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि ये एक खतरनाक हरकत है जिससे विमानों की सुरक्षित उड़ान को खतरा पैदा होता है। हालांकि चीन ने जापान के इस आरोप का खंडन किया है। चीनी नौसेना के प्रवक्ता कर्नल वांग जुएमेंग ने कहा कि जापानी हवाई जहाज बार बार चीनी नेवी के पास आए और उसे रोका, जहां पहले से घोषित कैरियर बेस्ड फ्लाइट ट्रेनिंग चल रही थी। वहीं कुछ सप्ताह पहले प्रधानमंत्री ताकाइची के ताइवान के समर्थन में बयान देने के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली थी। दरअसल पीएम ताकाइची ने चीन के साथ संघर्ष में ताइवान की मदद करने की बात कह दी थी, जिसके बाद चीन ने इसका भारी विरोध जताया था। वहीं शुक्रवार को भी ताइवान और जापान ने क्षेत्र में चीनी जहाजों की बढ़ती तैनाती पर चिंता जताई थी। पहले ताइवान पर बयान और अब दोनों देशों का सैन्य गतिविधियों में दखल का आरोप। लगातार ऐसी घटनाओं के चलते क्षेत्रीय टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि यह सिर्फ एक चेतावनी है या किसी बड़े संघर्ष की आहट। तो देश दुनिया को समेटे तमाम अहम खबरों पर फिलहाल अभी रिपोर्ट एट 10 में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। वक्त बदला है।